Hello everyone and welcome back to our channel EduJoy, where education is made joyful. Okay, so everyone, let's quickly jump into the chapter. So today we are going to start chapter number 8 of your history book, The Making of National Movement from 1870s to 1847. 1847 मतलब जब हमारा इंडिया फाइनली इंडिपेंडेंट हुआ था, वो किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं था. ओके, आई विल ट्राई कि मैं इस चैप्टर को 30 मिनट्स के अंदर अंदर कंप्लीट करूँ, बट स्टिल आई एम गोइंग टू मेक इट श्योर कि 30 मिनट से पहले ही कंप्लीट हो जाए. सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द चैप्टर एंड आई विल कंटिन्यू लाइन टू लाइन, ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट ना रहे एनसीईआरटी से एंड यू हैव दिस चैप्टर रेडी फॉर यू. ओके, सो इन द प्रीवियस चैप्टर्स आपने पढ़ा था कि ब्रिटिश ने कॉन्क्वेस्ट किया था टेरिटरीज के ऊपर. उन्होंने हमारे जो किंगडम्स थे उनको ओवरटेक कर लिया था. फॉर एग्जाम्पल हमें पता है बंगाल हुआ, दिल्ली हुआ, इन सब जगहों को इन्होंने, पंजाब हुआ, इन सब जगहों पे इन्होंने अपना राज चलाना स्टार्ट कर दिया था. इन्होंने नए लॉज बनाए थे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. इन्होंने पीजेंट्स और ट्राइबल की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इंटरफेयर की थी, जिससे उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके थे. एजुकेशनल चेंजेस आ चुके थे. डिबेट हुई थी कि वुमेन की कंडीशन के ऊपर, कि वुमेन को कैसे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए. कास्ट सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट्स हुई थी. सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए हैं बहुत सारे. अगर हम बात करें, डिक्लाइन हुआ है क्राफ्टमैन्स का, इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ का, क्योंकि ब्रिटिश रूल आ चुका है. ब्रिटिशर्स चाहते हैं खुद को ग्रो करवाना, वो इंडिया को ग्रोथ कराना ही नहीं चाहते. तो ब्रिटिश रूल बहुत ज़्यादा पीक पे बढ़ चुका है, उससे इंडियंस को बहुत ज़्यादा हैम्पर हुआ था इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर. अगर हम बात करें, फर्स्ट हमारी बात करें इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म. अगर नेशनलिज्म आया, कैसे आया, व्हाट इज़ द नीड ऑफ नेशनलिज्म. नेशनलिज्म मतलब कि नेशनलिटी, हमारे अंदर नेशन के लिए प्यार आना. द लव फॉर नेशन इज नोन एज नेशनलिज्म, राइट. लव फॉर नेशन इज नेशनलिज्म. इंडिया वॉज कंट्री. सबसे पहले पूछा जाता था कि इंडिया है किसकी कंट्री है पर्टिकुलरली इंडिया. तो इंडिया के अंदर हर तरीके के लोग रहते हैं, हर क्लास के लोग रहते हैं, अमीर गरीब, हर कलर के लोग रहते हैं, हर कास्ट के लोग रहते हैं, हर क्रीड के लोग रहते हैं, हर जेंडर का इंसान है, हर लैंग्वेज के लोग रहते हैं. कोई हिंदी बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई क्या बोलता है. सो हर जेंडर के इंसान है. तो इंडिया किसका है, तो पता चला हमें लास्ट में जाके कि इंडिया हम सबका है. इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ ऑल. ठीक है, दिस इज वन थिंग दैट यू शुड नो. इंडिया इज़ नोन एज कंट्री ऑफ ऑल. क्यों? क्योंकि इंडिया में हर टाइप के लोग रहते हैं. लेकिन अगर हम देखें तो कंट्रोल किसका आ रहा था थोड़े टाइम के अंदर, ब्रिटिशर्स का कंट्रोल आ रहा था. और वो इंडिया का जो धीरे धीरे था, वो नहीं, इंडिया इंडियंस का ही नहीं रहा था, ब्रिटिशर्स का इंडिया ज़्यादा हो चुका था. तो अगर हम बात करें, पॉलिटिकल एसोसिएशंस फॉर्म हुई 1850 के अंदर, जब आगे काफ़ी ज़्यादा, जब हमारे बाहर से लोग इंडिया में पढ़ के आ रहे, उन्होंने देखा इंडिया की कंडीशन को, सोशल रिफॉर्म्स हुए, तब पता चला कि यार ये क्या हुआ. इंडिया नीडेड some kind of associations. तो associations फॉर्म हुई in 1850 एंड पर्टिकुलरली जब एक्शन में कब आई, 1870s एंड 1880s में. मतलब सोचो आप, 20 ईयर्स लगे उन एसोसिएशन को वर्क के अंदर आने में. तब इंडिया कितना ज़्यादा दबा हुआ था. और उसके अंदर कौन थे, इंग्लिश एजुकेटेड लोग थे, प्रोफेशनल्स थे, लॉयर्स थे उसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े. और कौन सी एसोसिएशन फॉर्म हुई थी, सब लोग ध्यान रखेंगे नाम, पूना सार्वजनिक सभा, द इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसीज एंड नॉट टू फॉरगेट अबाउट इंडियन नेशनल कांग्रेस. सबसे बड़ा रोल जो आपके अंदर पूरे चैप्टर में आप लोग सुनोगे वो रहेगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो कि अभी भी है. कांग्रेस के नाम से आप लोग उसे जानते होंगे, जिसका वो हाथ वाला सिंबल होता है. आई होप यू ऑल नो इट. तो कांग्रेस आज भी है और वो उस टाइम से बनी हुई है. उसके अंदर क्या हुआ था, सबसे पहले हमें देखते हैं पूना सार्वजनिक सभा जो है वो क्या है. सार्वजनिक मीन्स फॉर एवरीवन, मतलब ये सभा थी जिसके अंदर हर तरीके के लोग थे, और ये स्पेसिफिक पार्ट्स के अंदर भी काम कर रही थी, और उनका गोल हर जगह का अलग था. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के इस पार्ट के अंदर इनका गोल अलग है, इंडिया के इस पार्ट के अंदर इनका गोल अलग था. तो ऐसे हर जगह जो इनका गोल था वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था. नाउ नेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट जो सोवेरियन था, दे वर्कड विद द आइडिया दैट पीपल शुड बी सोवेरियन, अ मॉडर्न कॉन्शियसनेस, अ की फीचर ऑफ नेशनलिज्म. इसका मतलब लोग जो हैं वो क्या हो, उनको इंडिपेंडेंटली वो पार्ट ले सके हमारे इंडिया की चीज़ों के अंदर भी. दे शुड टेक पार्ट. ठीक है, सोवेरियन रहे मतलब वो हर चीज़ के अंदर पार्ट ले, अपना खुद का वो एक स्टैंड ले सके. दे शुड टेक अ स्टैंड फॉर देमसेल्व्स. तो उनका मेन जो रोल था सारी एसोसिएशंस का वो था कि इंडिया एक सोवेरियन कंट्री बने, और उनको लगता था कि पीपल जो है वो खुद के डिसीजंस खुद लेने चाहिए, बाहर से ब्रिटिशर्स हमें कंट्रोल नहीं करने चाहिए. अच्छा, उन्होंने ब्रिटिश रूल्स को डिसएग्री करना स्टार्ट किया. जैसे सबसे पहला उन्होंने क्या किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. उन्होंने एक आर्म एक्ट पास हुआ था 1817 के अंदर, उसको अगेंस्ट गए वो लोग, जिसके अंदर इंडियंस को अलाउड ही नहीं था कि वो अपने पास में आर्म्स रखे, यानी कि गन्स वगैरह रख सके. तो बोला कि नहीं भाई, इंडियंस को अगर रखना होगा तो इंडियंस भी अपने पास में
रख सकते हैं। सेम ईयर के अंदर इन 1878 ओनली एक और एक्ट पास हुआ था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। उसके अंदर क्या बोला था कि जो भी चीज़ें अगर प्रेस न्यूज़पेपर के अंदर जो भी चीज़ें न्यूज़पेपर के अंदर प्रिंट आउट होगी, अगर वो ऑफेंडेबल होगी तो वो प्रिंट ही नहीं होगी। क्यों भाई, हम अपनी मर्जी से कुछ प्रिंट नहीं कर सकते क्या? हम अपनी मर्जी से चीज़ें नहीं कर सकते क्या? करेंगे ना अपनी मर्जी से चीज़ें, ताकि तभी तो लोगों को पता चलेगा कि व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट, तभी तो पता चलेगा लोगों को। उस एक्ट को भी इन्होंने बोला। एंड व्हाट यू विल से इन 1883 के अंदर क्या हुआ था, फिर एक बिल पास हुआ था, इल्बर्ट बिल करके। इस बिल ने ट्रायल दिया था ब्रिटिशर्स को कि तुम अपनी मर्जी से इंडिया के अंदर जजेस भी तुम्हारे होंगे और तुम एक तरीके से सॉर्ट इक्वालिटी बनाओ ताकि इंडियन जजेस और ब्रिटिशर्स जजेस के बीच में। बट ऐसा हो रहा था नहीं, ऐसा नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स अपना खुद का कंट्रोल वहाँ पे चाहते। तो ये कुछ मोमेंट्स थे जब नेशनलिज्म राइज हुआ कि अपना हमारा लव नेशन के लिए जगह कि नहीं, वी हैव टू वर्क फॉर नेशन, वी नीड टू वर्क फॉर नेशन। और तभी हमारे पास में कुछ पार्टीज बनी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी मैंने आपको बता दिया, आईएनसी होती है। उसके अलावा ये आपको कुछ नाम दिए हुए हैं, ये आप लोगों को याद करने होंगे। एक या दो पार्टी के नाम याद कर लेना, दैट इज सफिशिएंट। अब जब ऑल इंडिया नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन गई, उसके अंदर क्या थे? एजुकेटेड लोग थे। उसके अंदर सारे एजुकेटेड लोग थे जो बाहर से पढ़ के आए थे या इंडिया में। और वो 1880 में इल्बर्ट बिल ने एक कंट्रोवर्सी जो थी, उसके अंदर 72 डेलीगेट्स जो थे कांग्रेस से वो आए, बॉम्बे के अंदर मिले 1885 के अंदर। और लीडरशिप किसकी थी उसके अंदर? दादा भाई नारोजी की। किसकी लीडरशिप थी? दादा भाई नारोजी की। और ये वहाँ पे हुआ। और इसके अंदर जब हमारे ये सब हो रहे थे तो आप ये मत सोचो कि ब्रिटिशर ने हमारा साथ ही नहीं दिया, कि ब्रिटिशर्स ने हमारा साथ दिया। एक ब्रिटिशर था A.O. ह्यूम करके, उन्होंने भी हमारे इंडियंस को सबको साथ लेके आने के अंदर क्या हमारी हेल्प की कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम चाहो तो तुम चीज़ें कर सकते हो। अ नेशन इन मेकिंग। अब एक नेशन बन रहा था। पहले इंडिया या भारत हम जिसे भी बोलते हैं, वो वर्क कर रहा था, राइट। वो जो वर्क कर रहा था वो करता जा रहा था वर्क, ठीक है। यहाँ पे 72 डेलीगेट्स, मतलब मैं आपको बताना भूल गई, यहाँ पे 72 डेलीगेट्स मतलब 72 बहुत पढ़े लिखे अच्छे लोग। डेलीगेट्स मीन्स जो पढ़े लिखे अच्छे लोग होते हैं उन्हें हम डेलीगेट्स बोलते हैं। अच्छा, नेशन इन मेकिंग। नेशन कैसे बन रहा था कि अब पूरा इंडिया जो पार्ट्स में डिवाइडेड था, अब वो पूरा इंडिया एकजुट हो रहा था। और किसके अगेंस्ट हो रहा था? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वो एकजुट हो रहा था। तो एक नेशन बन रहा था। ये जो पार्ट्स में हमारा नेशन डिवाइडेड था, अब वो पूरा एक टीम अप होके वो अगेंस्ट किसके था? ब्रिटिशर्स के टीम अप हमारा एक नेशन फॉर्म हो रहा था। ड्यूरिंग दिस पीरियड इट डिमांड अ ग्रेटर वॉइस ऑफ इंडियंस इन द गवर्नमेंट एंड इन द एडमिनिस्ट्रेशन. It wanted the legislative councils to be made more representative, given more power, introduce provinces where non-existent. इसका मतलब कि उनको बोला गया कि नहीं, इंडिया के अंदर कांग्रेस ने बोला, स्पेशली कांग्रेस ने बोला कि नहीं, हमें भी पार्ट लेना है, हमें भी एडमिनिस्ट्रेशन बनानी है, हमें भी लेजिस्लेटिव काउंसिल। मैंने आप लोगों को ये बता दिया पहले वाले चैप्टर्स में, आप लोगों को सिविक्स वाले चैप्टर में पता होगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब होता है लॉ मेकिंग जो होती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब जो लॉ मेकिंग काउंसिल होती है, उसके अंदर किसका पार्ट होना चाहिए? इंडिया का पार्ट होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, लेजिस्लेचर मीन्स लॉ मेकिंग। मतलब उन्होंने बोला कि नहीं, लेजिस्लेचर की पार्टी के अंदर भी इंडियंस का रोल होना ही होना चाहिए। और उन्होंने क्या बोला? इट डिमांडेड इंडियन टू बी प्लेस्ड इन हाई पोजीशंस इन गवर्नमेंट। उन्होंने बोला कि इंडियंस को भी हाई पोजीशंस के अंदर लगाओ, क्योंकि इंडियन का भी राइट है हाई पोजीशंस में रहना, सब ब्रिटिशर्स नहीं रहेंगे। फॉर दिस पर्पस इट कॉल्ड फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए बोला कि आप एग्जाम लो, कि जो पढ़े लिखे लोग हैं आप उन्हीं को बैठाओ। हम ये नहीं बोल रहे आप हर किसी को जाके बैठाओ, आप पढ़े लिखे लोगों को बैठाओ। सिविल एग्जामिनेशन जैसे लंदन के अंदर होती है वो हो, यहाँ पे हो। एंड उसी का नतीजा है कि आज भी टिल टुडे इन इंडिया सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होती है फॉर जॉब्स लाइक IAS, IPS, IFS, इनके लिए जॉब्स होती है वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तब इन कांग्रेस ने डिमांड की थी और वो आज तक भी हो रही है, ठीक है। और उन्होंने बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन वाले के अंदर भी हमारा जो है वो रेसिज्म नहीं होना चाहिए। रेसिज्म मतलब काले गोरे में फ़र्क नहीं होना चाहिए, सबको जॉब मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे सारी जॉब किसके पास थी? वाइट लोग के पास, यानी कि ब्रिटिशर्स के पास में सारी जॉब थी। तो बोला गया कि नहीं, ब्रिटिशर्स को ही नहीं, इंडियंस को भी जॉब दी जानी चाहिए। अदर डिमांड्स जो उन्होंने रखी वो क्या रखी कि सेपरेट करो जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से, यानी कि जो जजेस वाला जो पार्ट है उसको आप एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं सारी चीज़ें, उनसे क्या रखो? अलग रखो। दोनों को सेपरेट रखो, दोनों को मिक्सअप मत करो, दोनों को आप अलग रखो। और जो आर्म्स एक्ट है वो हटाओ और हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि हमें बोलने का और एक्सप्रेशन, मतलब हमारी चीज़ें एक्सप्रेस करने का, कि हमें गलत लग रहा है, हमें सही लग रहा है, ये हमें राइट दिया जाए।
नेक्स्ट अगर हम बात करें, अर्ली कांग्रेस ने एक नंबर ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज भी उठाए थे। उन्होंने बोला कि ब्रिटिश रूल की वजह से ही हमारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा पावर्टी आ चुकी है, इतना ज़्यादा आप लोगों ने लैंड रेवेन्यू इतना बढ़ा दिया कि हमारे पास में तो पैसे ही नहीं बचते हैं। आप हमारे यहाँ से सारे जो ग्रेन्स है, सारे मतलब वीट हुआ या कोई भी ग्रेन हुआ, आप वो लेके जा रहे हो यूरोप में, तो हमारे पास तो बचता ही नहीं है खाना। उसकी वजह से क्या हो रहा है, फेमिनिन हो रहा है। फेमिनिन का मतलब क्या होता है, भूखा, अकाल पड़ रहा है। और गरीबी इसलिए क्योंकि आपने टैक्सेस इतने हाई कर रखे हैं। तो कांग्रेस ने डिमांड किया कि सबसे पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, प्लीज़ इसको स्टार मार्क कर लेना यहाँ पे। कांग्रेस ने डिमांड किया था कि प्लीज़ आप जो रेवेन्यू है उसको डिडक्ट कर दो, मिलिट्री एक्सपेंडिचर को थोड़ा कम कर दो, इरिगेशन में अपने फंड्स डालो कि नहीं, इरिगेशन पानी के लिए भी पैसा चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें कि सॉल्ट पे टैक्स, नमक पे जो आपने टैक्स लगा रखा है, नमक तो सब डालेंगे खाने के अंदर, राइट। तो नमक पे जो टैक्स है आप लोग वो कम कर दीजिए, लेबर्स को अच्छे से ट्रीट कीजिए और बाहर भेज रहे हैं। प्लस आप लोग जो चीज़ें हैं फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तो घुसना कम से कम कर दीजिए। ये सब किसने डिमांड किया, कांग्रेस ने डिमांड किया। और उसने सिर्फ जमींदारों का फ़ायदा नहीं देखा, बट उसने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, सारे फार्मर्स, सारे नॉर्मल लोग, कॉमन लोग, सिविलियन, सबका फ़ायदा देखा था। और ब्रिटिश रूल को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया कि आप हमें बिल्कुल भी कोई चीज़ें नहीं दे रहे हो, आप हमारा पब्लिक का ओपिनियन लो। दे फेल दैट ब्रिटिश हैड रिस्पेक्ट एंड आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, उनके हिसाब से था, बट नहीं, आप हमारे हिसाब से भी सोच के देखिए, बिकॉज फ्रीडम इज़ आर बर्थ राइट, क्योंकि फ्रीडम क्या है, हमारा बर्थ राइट है, तो हमें वो चाहिए। नाउ अगर हम आगे बात करें, इन बंगाल, महाराष्ट्र एंड पंजाब, लीडर्स सच एज बिपिन चंद्र पाल, Gangadhar Tilak, Lala Lajpat Rai were beginning to explore more radical objective and method. They criticized the moderate for their political prayers and emphasized the importance of self-reliance and constructive work. ये 3 नाम आप लोगों को याद रखने हैं। बिपिन चंद्रपाल सिंह, बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय ने धीरे धीरे चीज़ों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। ठीक है, जब उन्होंने चीज़ों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, उन्होंने देखा कि यार इंपॉर्टेंट है सेल्फ रिलायंस की, कि नहीं, सेल्फ अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर ही काम करें, हम खुद ये काम कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, दे आर्ग्यूड दैट पीपल मस्ट रिलाई ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ एंड नॉट ऑन द गुड इंटेंशंस ऑफ गवर्नमेंट, कि सिर्फ गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिशर्स पे मत रहो, खुद की मर्जी से काम करो, खुद इतने स्ट्रांग बनो, अपनी स्ट्रेंथ दिखाओ कि तुम लोग काम कर सकते हो। पीपल मस्ट फाइट फॉर स्वराज, स्वराज मतलब हमारा खुद का राज हो, स्वराज मतलब स्वयं का राज हो। और इसलिए तिलक जी ने बोला, फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, कि फ्रीडम जो है वो मेरा बर्थ राइट है और वो मुझे मिलनी चाहिए। अगर हम आगे बात करें 1950s में क्या हुआ था, बंगाल जो था वो सबसे बड़ी प्रोविंस था। ये हम पहले वाले चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं कि बंगाल से सारा कंट्रोल कर रहा था ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो बंगाल को क्या किया उन्होंने, बंगाल वॉज द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड इंक्लूडेड बिहार। बंगाल के अंदर कौन कौन से पार्ट आए थे, बिहार और पार्ट्स ऑफ उड़ीसा के। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने डिवाइड किया बंगाल को, एडमिनिस्ट्रेशन कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि हमें कंट्रोल करने में प्रॉब्लम हो रही है। क्लियरली ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि नहीं, हम बिजनेसमैन और ऑफिशियल को अलग रखें और वो करें। और उन्होंने क्या किया, टाई कर लिया अपना इंटरेस्ट जो वहाँ के ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनसे, बट एक्चुअली ये गलत था। इवन दे इंसिस्टेड नॉन बंगाली को ही उस प्रोविंस से हटा दो, आप बंगाल में से ही बंगाली को कैसे करोगे, राइट। द गवर्नमेंट सेपरेटेड ईस्ट बंगाल एंड मर्ज्ड विद आसाम, उन्होंने ईस्ट बंगाल को सेपरेट किया और वहाँ पे आसाम के साथ में मिक्स कर दिया। Perhaps the main British motive were the influence of Bengal policemen and split the Bengali people. Bengali politicians को अलग कर दो बंगाली लोगों से, ताकि वो बंगाली जो वो है पॉलिटिशियन है वो बंगाली लोगों को अपने फेवर में ना ले, तो उन्होंने उन लोगों को ही क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब इस पार्टीशन से लोग ऑब्वियसली बहुत गुस्सा होंगे। जो सिलेक्शन थे कांग्रेस की, उन सबको क्या हुआ, रेडिकल्स, जो मॉडरेट एंड द रेडिकल्स, मॉडरेट मतलब जो लड़ाई झगड़ा नहीं करता, रेडिकल मतलब जो थोड़ा लड़ाई झगड़ा रहता है, वो क्या हुआ, उनको बुलाया गया और उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को अपोज किया। बहुत सारी पब्लिक मीटिंग हुई, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए और द स्ट्रगल अनफोल्ड केम टू बी नोन एज स्वदेशी मूवमेंट, द स्ट्रॉन्गेस्ट बंगाल विद द इकोज एल्सवेयर टू इन डेल्टिक आंध्र फॉर इंस्टेंस, इट वॉज नोन एज वंदे मातरम मूवमेंट। इस मूवमेंट को जब बंगाल को सेपरेट किया गया था, उस मूवमेंट को हम बोलते हैं, जब बहुत सारे मॉडरेट एंड रेडिकल्स आए वहाँ पे, बहुत सारी मीटिंग्स हुई, उस मूवमेंट को हम बोलते हैं वंदे मातरम मूवमेंट, की नहीं हमें वंदे मातरम मूवमेंट करना है। इस तरीके से प्रोटेस्ट वहाँ पे हुए थे स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे। अच्छा, स्वदेशी मूवमेंट में क्या था, वॉट हैपेंड इन स्वदेशी मूवमेंट, बेसिकली स्वदेशी मतलब स्वयं का, देश का।
स्वदेशी मीन्स स्वयं देश का, मतलब हमारे खुद के देश का, हमारे देश का मतलब कि इंडियन देश का। उसके अंदर बोला गया कि ब्रिटिश रूल को एंकरेज, ब्रिटिश रूल को मत करो और सेल्फ हेल्प करो, यानी कि स्वदेशी चीज़ों का आप यूज़ लीजिए, आप खुद की नेशन के एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, आप खुद की लैंग्वेज यूज़ कीजिए, आप अपने रेडिकल्स को आप वो कीजिए, मास मोबिलाइजेशन कीजिए। ब्रिटिश की जो चीज़ें हैं उनको यूज़ करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, ब्रिटिश की चीज़ों को आप यूज़ ही मत कीजिए। और ये सब चीज़ें हुई जो डेवलप हुई थी आगे आगे, और इसकी वजह से ही हमारे यहाँ पे मूवमेंट्स डेवलप हुए थे। अगर हम नेक्स्ट आगे बात करें, इंडिया लेड टू द ओपनिंग डिकेड्स ऑफ द 20th century मार्क्ड बाय अदर डेवलपमेंट ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ मुस्लिम लैंडलॉर्ड एंड नवाब फॉर्म्ड ऑल इंडिया मुस्लिम काउंसिल। अब मुस्लिम्स को लगा कि नहीं यार, हमारे ऊपर तो वो चीज़ें ही नहीं, हमारे ऊपर तो कंट्रोल ही नहीं, तो एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी ढाका के अंदर 1906 के अंदर वो सपोर्ट की गई थी बंगाल के अंदर। उसके अंदर क्या किया था, मुस्लिम्स ने अपनी एक लीग बना ली थी कि नहीं हम भी यहाँ पे काम करेंगे, और मुस्लिम्स ही मुस्लिम वोटर को वोट कर रहे थे, और मुस्लिम्स ने अपनी खुद की एक लीग फाउंड आउट कर ली थी। अगर हम बात करें, दो मुस्लिम लीग बन गई थी तब तक, कांग्रेस स्प्लिट हुई थी 1907 में और दो बन गई थी, टू ग्रुप्स रीयूनाइटेड, दोबारा रीयूनाइट हुए 1915 के अंदर। नेक्स्ट ईयर द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग साइन द हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट एंड डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर। ये सबको याद रखना है कि कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने कब एक पैक्ट साइन किया था, लखनऊ पैक्ट के अंदर साइन किया था इन द दिसंबर 1915। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म, अब ग्रोथ हो रही थी मास नेशनलिज्म की, पूरा नेशन एक साथ में ग्रो करेगा। कैसे करेगा पूरा नेशन एक साथ में ग्रो? आफ्टर 1919 द स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल ग्रेजुअली बिकेम अ मास मूवमेंट इन्वॉल्विंग पीजेंट्स, ट्राइबल स्टूडेंट्स, सब लोग अब धीरे धीरे उसके अंदर इन्वॉल्व होने लग गए थे। बाय 1920 सब लोग कांग्रेस को सपोर्ट करने लग गए थे। अब उस टाइम पे क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई। अब उस टाइम पे क्या हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई। अब उसकी वजह से इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशंस आपको पता है सब जगह हैम्पर हुई थी, सब जगह ही फर्क पड़ा था उन चीज़ों का। इंक्रीज मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ गया, टैक्सेस जो है वो बढ़ गए, यहाँ पे वॉर सप्लाईज जो है वो बढ़ गई, यहाँ से कॉमन लोगों को भी भेजा जा रहा था। लेकिन एक फ़ायदा जो इंडस्ट्री को हुआ था हमारे यहाँ पे, वो हुआ था कि वॉर के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई थी ग्रेट जूट बैग की, जो डिक्लाइन ऑफ एंड कॉज अ डिक्लाइन ऑफ इम्पोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज इनटू इंडिया। अब यहाँ पे इंडिया के अंदर तो चीज़ें आई ही नहीं रही थी। Indian industries expanded during the war and Indian business group began to demand greater opportunities for further development। ये थोड़ी बहुत चीज़ें हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर improve हुई थी। The war also led to British to expand their army, villages were pressurized to supply soldier for alien cause। अब ब्रिटिशर्स की भी डिमांड बढ़ी, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, नॉर्मल लोगों को भी उठा उठा के वो वहाँ से लेके आने लगे कि नहीं हम लोग क्या करेंगे, आप लोग प्लीज़ जाइए, और आप लोग वहाँ पे विलेजर्स को बोला गया कि आप लोग वॉर में जाके सर्व कीजिए, जबकि ज़रूरी नहीं था। बट अब आए महात्मा गांधी, यहाँ से हम थोड़ा स्टार्ट करने वाले हैं महात्मा गांधी का। द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी बहुत यंग लीडर थे और वो साउथ अफ्रीका से आए थे। ऑलरेडी वहाँ पे रेसिज्म के खिलाफ वो ऑलरेडी वहाँ पे लड़ाई करके आए थे। और वो वहाँ पे क्या लड़ाई करके आए थे गाइज, रेसिज्म के लिए, कि प्लीज़ आप लोग काले और गोरे में जो फ़र्क करके आप लोग जो चीज़ें कर रहे हैं, आप लोग प्लीज़ ये चीज़ें क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए, और ये सब चीज़ें आप वहाँ पे मत कीजिए। अब नॉन वायलेंट था वो मार्च, और गांधी जी बिल्कुल अगेंस्ट थे वायलेंस के लिए, लड़ाई झगड़े वो नहीं चाहते थे। गांधी जी ने कुछ सालों में सिर्फ ट्रैवल किया पूरे इंडिया के अंदर, एक जगह से दूसरी जगह पे, कि नहीं हम लोग देखेंगे कि कैसे चीज़ें हो रही है, कैसे क्या होना चाहिए, क्या प्रॉब्लम क्या है। फिर उन्होंने चंपारण मूवमेंट और बहुत सारे मूवमेंट किए। सबसे पहला उनका जो मूवमेंट था वो था चंपारण मूवमेंट, जो उन्होंने किया था अहमदाबाद के अंदर, जहाँ पे राजेंद्र प्रसाद वल्लभ भाई पटेल के साथ में किया था। उन्होंने मिल वर्कर्स के अंदर स्ट्राइक करवाई थी और 1918 के अंदर उन्होंने ये किया था। नेक्स्ट जो उन्होंने रॉल्ट किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, दैट इज रॉल्ट सत्याग्रह। इसमें उन्होंने क्या किया था, रॉल्ट सत्याग्रह हैड जस्ट पास्ट। इस एक्ट के अंदर क्या था कि फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम जो है एक्सप्रेशन की, पुलिस पावर की, वो नहीं होगी। तब महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, अदर्स फेल्ट की गवर्नमेंट को कोई राइट नहीं है कि वो लोगों के बेसिक राइट भी कैसे बंद कर सकती है, तब वो इस चीज़ के अगेंस्ट गए थे। एंड इन 6 अप्रैल 1919 एज अ डे ऑफ नॉन वायलेंट अपोजिशन, दिस एक्ट अ डे ऑफ ह्यूमिलेशन एंड प्रेयर एंड हड़ताल। उन्होंने क्या किया, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, सिर्फ हड़ताल कर दी और सत्याग्रह सभास कर दी, लॉन्च कर दी। कब करी थी, 6 अप्रैल 1919 को। द रॉयल सत्याग्रह टर्न्ड आउट टू बी द फर्स्ट ऑल इंडिया स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ये फर्स्ट था। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि फर्स्ट था जिसके अंदर पूरा नेशन क्या था, साथ में था, और उन्होंने सबने साथ में किया था। इन अप्रैल 1919 देयर वर नंबर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशंस एंड हड़ताल्स इन द कंट्री एंड गवर्नमेंट यूज्ड ब्रूटल मेजर्स टू सप्रेस देम। अच्छा, इन सब इंडियंस ने क्या कर ली,
हड़ताल कर ली। अब ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, इनको दबाने की कोशिश करेंगे, तो ब्रिटिशर्स ने बहुत बहुत ज़्यादा ट्राई किया इन सबको दबाने का। क्या क्या किया उन्होंने जलियांवाला बाग, सबको पता है जलियांवाला बाग में क्या हुआ था बैसाखी के दिन, कितने अमृतसर के अंदर बैसाखी के अंदर अचानक से जाके उनके सबके ऊपर अटैक कर दिया था, सबको ये चीज़ पता है। जब ये चीज़ें पता चली, on learning about the massacre, Rabindranath Tagore expressed the pain and anger of the country by renouncing his knighthood. उन्होंने बोला कि नहीं, अब हमें नहीं करना है, हमें ब्रिटिशर्स को हमने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिली, बहुत ज़्यादा कुछ कर लिया, लेकिन ये तो गलत है, हमारे साथ आप लोग ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो ये भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था अपने साथ में। ओके, द रॉल्ट सत्याग्रह पार्टिसिपेंट ट्राई टू इंश्योर दैट हिंदू एंड मुस्लिम वर यूनाइटेड। अब इस रॉल्ट के अंदर हिंदू और मुस्लिम क्या थे, साथ में थे, कोई अगेंस्ट, सब किसके खिलाफ थे, हिंदू प्लस मुस्लिम, यहाँ पे सब साथ में हो गए थे, और वो किसके खिलाफ हो गए थे, ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए थे। हिंदू एंड मुस्लिम दोज अदर रिलीजन्स, बहुत सब लोग एक साथ में थे, क्योंकि अब उन सबको नजर आ रहा था कि जो भी हो रहा है, ये सब कुछ क्या हो रहा है, ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा गलत हमारे साथ में कर रहा है। ऐसे खिलाफत हुआ था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अगर हम बात करें, द खिलाफत इशू वॉज वन सच कॉज। इन 1920 द ब्रिटिश इम्पोज अ हार्श ट्रीटी ऑन टर्किश सुल्तान और खलीफा, जिसके अंदर उन्होंने बोला था कि जलियांवाला मैसेकर तो उनको पता ही था, और मुस्लिम्स के ऊपर भी वो क्या कर रहे थे, धीरे धीरे कंट्रोल कर रहे थे कि नहीं, सेक्रेट प्लेसेस होगी, उसकी जगह वो क्या बनाएंगे, ओटमन एम्पायर बनाएंगे। तो ये क्या था, खिलाफत इज वेरी रॉन्ग, और उन्होंने भी क्या किया, स्वराज को डिमांड किया। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस मोमेंटम में, मोमेंटम मतलब वो वापस से स्टार्ट हुआ कि हम आपको किसी भी चीज़ में कॉपरेट नहीं करेंगे। क्या हुआ था इसके अंदर, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर इन 1921 एंड 1922 नॉन कॉपरेशन से ही हमें समझ में आ रहा है कि हम आपको कॉपरेट नहीं करेंगे। बहुत सारे जो स्टूडेंट थे वो कॉलेजेस छोड़ के आ गए, मैनी लॉयर्स सच एज मोतीलाल नेहरू वगैरह जो थे, वो प्रैक्टिस उन्होंने गिव अप कर दी, ब्रिटिश टाइटल को उन्होंने सरेंडर कर दिया कि नहीं, हमें नहीं चाहिए, लेजिस्लेटिव पावर जो थी वो बॉयकॉट कर दी, पब्लिक बॉनफायर लगा दी, फॉरेन की चीज़ों के ऊपर उन्होंने आग लगा दी, मतलब सारी चीज़ें इकट्ठी करके उनमें आग लगा दी, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने करी इस बीच के अंदर। और तब उन लोगों को समझ आया कि नहीं यार, कुछ तो गलत है और हम लोग इस तरीके से चीज़ें नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, और पूरे इंडिया के अंदर हुई थी, इससे हम बोलते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जब सबने कॉपरेट करना ब्रिटिशर्स के साथ में बंद कर दिया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें पीपल्स इनिशिएटिव, पीपल ने भी बहुत सारी चीज़ें इनिशिएट की थी। ओके, इन कोस्टल एरियाज आंध्र प्रदेश के अंदर लिक्वर शॉप्स व पिक्टेड मतलब पीपल प्रोटेस्टिंग आउटसाइड अ शॉप, वहाँ पे दूसरे लोगों को एंटर नहीं होने दिया था, प्रोटेस्ट कर रहे थे। द गुंगटा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश ट्राइबल एंड पुअर पीसेंट्स स्टेज अ नंबर ऑफ फॉरेस्ट सत्याग्रह, फॉरेस्ट में भी सत्याग्रह हुए कि वो कैटल्स को, जो पहले कैटल्स को अगर आपको फॉरेस्ट में चराना होता था तो उसके लिए फ़ी देनी पड़ती थी, उन्होंने बिना फ़ी के ही वहाँ पे भेजने लग गए अपनी कैटल्स को चराने के लिए। फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो थे, जो यूज़ में नहीं आ रहे थे, जो रिस्ट्रिक्टेड थे, उनको यूज़ लेने लगे। उन्हें लगा कि गांधी जी जो है वो हमारी टैक्स बचा लेंगे, हमारे को फॉरेस्ट रेगुलेशन से फाइनली स्वराज दिलाएंगे और हमारी हेल्प कर सकते हैं, इसलिए वो गांधी जी को क्या बोलते थे, अपना राजा बोलने लगे थे। दे यूज टू से गांधी राज। अगर हम बात करें पाकिस्तान में भी उस टाइम पे क्या, सिंध जो आपकी पाकिस्तान में है, उस टाइम पे तो इंडिया में था, तब भी क्या होता, नॉन खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन अलायंस स्टार्ट हो गया था। पंजाब के अंदर सिख जो थे वो रिमूव करना चाहते थे करप्ट महंत को। महंत कौन होता है, जो सिख के गुरुद्वारे के अंदर जो उनके फंक्शनरीज होते हैं, वो जो करप्ट थे उनको वहाँ से हटाना चाहते थे और अच्छे लोगों को वहाँ पे यहाँ पे लगाना चाहते थे। ऐसे असम के अंदर गांधी महाराज की जय बोलते हुए उन्होंने क्या किया, अपनी फीस को, जो डेली वेजेस थी, जो डेली उनको पैसे मिलते थे, उसको डिमांड करने की उन्होंने विश। ऐसे पूरे इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट चलता ही जा रहा था। पंजाब में महंस वाला चल रहा था, जो सिंध वाला एरिया, वहाँ पे खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन चल रहा था। आसाम के अंदर गांधी महाराज की जय बोल के वो अपनी वेजेस बढ़वाना चाहते थे। तो हर जगह महात्मा गांधी का सब कुछ ना कुछ चल ही रहा था। पीपल्स महात्मा मतलब लोगों का महात्मा बन चुके थे महात्मा गांधी की। सब लोग इस पिक्चर के अंदर पूरा डिपेक्ट कर रखा होगा कि महात्मा गांधी इन सबको लेके चल रहे हैं। नाउ कि हमें लग रहा था कि लोगों को उस टाइम पे गांधी जी एक मसीहा बन गए थे कि नहीं, यही है जो हमारी पावर्टी, हमारी गरीबी को दूर कर सकते हैं और यही हमें सब कुछ यहाँ पे अब ठीक कर सकते हैं। सच में कुछ चीज़ें तो इलीगल भी लोग कर रहे थे गांधी जी का नाम लेके, कि नहीं, गांधी जी का नाम लेके भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। जबकि गांधी जी क्या चाहते थे, नॉन वायलेंस चाहते थे। गांधी जी वॉज अगेंस्ट द वायलेंस एंड ही डिमांडेड ऑलवेज नॉन वायलेंस। अगर हम बात करें, मैंने अभी बताया गांधी जी वॉज वेरी मच अगेंस्ट नॉन वायलेंस, और उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को फटाफट कॉल ऑफ किया। क्यों? जब उन्होंने देखा कि यार लोग तो अचानक से क्या कर रहे हैं,
बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा है, तो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, जबकि वो होना क्या चाहिए था, नॉन वायलेंट होना चाहिए था, बट अचानक से वो वायलेंट हुआ। कैसे वायलेंट हुआ वो? इन February 1922 अ क्राउड ऑफ पीजेंट्स सेट पुलिस स्टेशन को ही आग लगा दी चौरी चौराहा पे, और 22 पुलिसमैन उसके अंदर मर गए। तब गांधी जी को लगा कि ये लोग मेरे नाम पे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के नाम पे कुछ भी करे। तब उन्होंने बोला कि अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद करना पड़ेगा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज ओवर। गांधी जी फॉलोअर्स स्ट्रेस दैट कांग्रेस मस्ट अंडरटेक कंस्ट्रक्टिव वर्क इन द रूरल एरिया। और ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद हुआ और कांग्रेस ने सोचा कि अब हमें थोड़ा बहुत काम करना चाहिए। तब उस टाइम पे बहुत यूजफुल चीज़ आई थी, सिविल डिसोबियंस इन 1930, कि हम सिविल डिसोबियंस कर रहे हैं। दो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए थे उस टाइम पे। राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ RSS, जो अभी भी है हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, and the Communist Party of India. These parties would held very different idea about the kind of country. RSS की अलग थिंकिंग थी and Communist Party of India की अलग थिंकिंग थी। अब उस टाइम पे एक बहुत ज़्यादा एक लीडर थे जो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड में बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव था उनका पार्टिसिपेशन, भगत सिंह। आप सब जानते होंगे इनको। द डिकेड क्लोज टू कांग्रेस रिजॉल्विंग द फाइट ऑफ पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस था 1929 के अंदर। प्रेसिडेंटशिप मिली किसको? जवाहरलाल नेहरू को मिली। और इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है 26 जनवरी 1930 को ऑल ओवर द कंट्री। उस दिन इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। अब एक मार्च और किया था गांधी जी ने, द दांडी मार्च। आप लोग को सब कुछ पता होगा। पूर्ण स्वराज इतनी जल्दी नहीं, ऐसे नहीं मिला कि एक दिन में पूर्ण स्वराज मिला, बहुत सारे मार्चेस हुए थे, बट एक मार्च बहुत इंपॉर्टेंट है, दांडी मार्च। इन 1930 के अंदर गांधी जी ने बोला कि जो सॉल्ट पे जो लॉ था, जो सॉल्ट पे जो टैक्स लग रहा था, उसको हटाना पड़ेगा। तो गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, उनके फॉलोअर्स के साथ 240 किलोमीटर्स चले। वो कहाँ से चले? साबरमती से चले वो टू द कोस्टल टाउन ऑफ डांडी। डांडी एक्चुअली एक जगह का नाम है, तो वहाँ तक वो चले और उन्होंने गवर्नमेंट का लॉ तोड़ा। उन्होंने नेचुरल सॉल्ट उठाई यहाँ से, और जहाँ जो जिस पानी में सी शोर के अंदर प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, जो गर्म पानी था उसके अंदर प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया सॉल्ट। और ये उन्होंने लॉ तोड़ा, क्योंकि सॉल्ट तो बेसिक नीड है, उसके ऊपर किस बात का टैक्स लगाना। तो उन्होंने ये चीज़ करी। पीजेंट्स, ट्राइबल्स, हर तरीके के लोगों ने उसके अंदर पार्ट लिया, बिजनेसमैन ने उसके अंदर पार्ट लिया, और पीसफुल सत्याग्रह हुआ। बहुत सारे लोगों को जेल भेजा गया, लेकिन फिर भी, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स तो भेजेंगे ना, उनका काम खराब हो रहा है, तो बट ये बहुत पीसफुल था और आराम से दांडी मार्च को उन्होंने कंप्लीट किया। उसके बाद में द गवर्नमेंट इंडिया एक्ट ऑफ 1935, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। इसके अंदर क्या था? कैपेसिटी ऑफ प्रोविंशियल्स टू मेक रिलेटिवली इंडिपेंडेंट डिसीजंस वाइल रिमेनिंग विद इन अ फेडरेशन। मतलब आप अपने डिसीजंस बना सकते हैं, लेकिन आपको एक फेडरेशन, एक टीम के अंदर रह के वो बनाना पड़ेगा। द कांग्रेस फॉर्म्ड गवर्नमेंट्स इन 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। अब 11 प्रोविंसेस थी, वहाँ पे इलेक्शंस हुए, उसमें से 7 जगह कौन इलेक्शन जीता था? कांग्रेस इलेक्शन को जीत गई थी। इन सितंबर 1939, आफ्टर 2 years ऑफ कांग्रेस रूल इन प्रोविंसेस, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट। हिटलर की सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई थी, बट इन देयर रिटर्न दे वांटेड टू ग्रांट इंडिया इंडिपेंडेंस आफ्टर द वॉर। ब्रिटिश ने रिफ्यूज किया और कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिसाइन, वापस से प्रोटेस्ट के अंदर आ गई। ब्रिटिशर्स ने मना किया और वापस से प्रोटेस्ट हुआ। क्विट इंडिया एंड लेटर, उसके बाद में महात्मा गांधी ने नया फेज डिसाइड किया, जिसके अंदर ब्रिटिश मिडिल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर ब्रिटिश मस्ट क्विट इंडिया इमीडिएटली। ही टोल्ड देम द पीपल, ही सेड डू और डाई, कि उन्होंने लोगों को बोला कि या तो करो या मरो। और इंडिया, ब्रिटिशर्स को बोला कि अब तुम्हें अभी के अभी हमारे इंडिया को छोड़ के ही जाना पड़ेगा। टू द पीपल एंड सेड डू और डाई इन योर एफर्ट टू फाइट द ब्रिटिश, बट यू मस्ट फाइट नॉन वायलेंटली। लोगों को बोला कि या तो जियो या मरो, लेकिन तुम्हें नॉन वायलेंटली फाइट करना है। उनको जेल भी भेजा गया, बहुत बार महात्मा गांधी को जेल भेजा गया, ऐसी बात नहीं भेजा गया, बहुत बार जेल भेजा गया। द फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ ब्रिटिश वॉज सीवियर रिप्रेशन। बाय द एंड ऑफ 1943, over 90,000 people were arrested, around 1,000 were killed in police firing. In many areas, orders were given to machine gun crowds from airplanes rebellion. अब जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, तो बहुत सारे लोगों को जेल हुई, बहुत सारे लोगों को मारा गया, बहुत सारे लोगों को गन्स के अंदर एक साथ मारा गया, लेकिन फाइनली इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट एंड पार्टीशन, अब इंडिपेंडेंट तो हो गया, उसके बाद मुस्लिम लीग को लगा कि नहीं यार, हमारी मुस्लिम्स की माइनॉरिटी है और हमें पाकिस्तान के नाम पे एक अलग से जगह चाहिए जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स रहेंगे और हम अपना खुद के कंट्री को खुद ही रूल करेंगे। ये सारी फोटोज़ है बेटा उस टाइम की, जब ये सब चीज़ें चल रही थी, तो आप लोग ये एक बार चेकआउट कर सकते हो। नथिंग बिगिन दिस।
अब उसके बाद में जब लीग बना तो मुस्लिम्स को लगा कि हमें एक सेपरेट नेशन चाहिए हिंदूज से। उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें होती है, प्रोविजनल इलेक्शंस हुए 1937 के अंदर, मुस्लिम्स को कन्विंस करने की कोशिश की, बट वो बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे, क्योंकि उनको लगा कि मुस्लिम्स क्या है वो रिप्रेजेंटेड रह जाएंगे, तो नहीं, उन्हें ये नहीं करना है। एट द एंड ऑफ द वॉर 1945 उसके बाद में फाइनली नहीं माने, जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी वो नहीं मानी, रिलीजियस कम्युनिटी। उसके बाद में 1946 के अंदर डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, जिसके अंदर मुस्लिम्स ने बहुत ज़्यादा वायलेंस किया, बहुत लोग मरे, पार्टीशन हुआ इंडिया का, इंडिया एंड पाकिस्तान पार्टीशन जिसको हम बोलते हैं। आप सबको पता होगा, बहुत सारी मूवीज़ इस चीज़ के ऊपर है कि जो पार्टीशन हुआ, क्योंकि मुस्लिम्स जो थे वो नहीं माने बिल्कुल भी, बहुत लोग मरे, बहुत लोगों को घरों से बाहर निकाल दिया, रिफ्यूजीज़ थे वो बहुत। पाकिस्तान वाला जो एरिया है वहाँ पे बहुत हिंदूज रहते थे, उन्हें इंडिया भाग के आना पड़ा, अपने अपने घर छोड़ के आने पड़े, और यहाँ से भी बहुत लोगों को पाकिस्तान के अंदर जाना पड़ा। सो दिस वाज बेसिकली द पार्टीशन, एंड देन पार्टीशन हेल्ड, एंड इन 1947 अगस्त 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे के बाद में कलकत्ता के अंदर ये चीज़ स्टार्ट हुई थी। उसके बाद खूब लोगों की डेथ हुई। मार्च 1947 के अंदर वायलेंस पूरे इंडिया के अंदर ही भर चुकी थी, पूरा जो नॉर्दर्न इंडिया है उसके अंदर पूरे में वायलेंस भर चुकी थी, बहुत ब्रुटलिटी हुई थी उस टाइम पे। पार्टीशन के अंदर बहुत ज़्यादा लॉस भी हुआ था, बट स्टिल पार्टीशन तो हुआ ही हुआ। सो हेयर वी कम अप टू द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। मैंने मेन मार्चेस आपको सारे बता दिए हैं, मैंने मेन आप लोगों को इवेंट्स जो हुए थे वो बता दिया है इसके अंदर। इफ़ यू स्टिल हैव डाउट यू कैन कमेंट डाउन बिलो। आई विल सी इन टू द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ जॉयफुल लर्निंग गाइज। बाय बाय।